नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पवन खेड़ा ने केंद्र पर आंकड़ों में हेरफेर करने का लगाया आरोप। कहा प्रतिदिन $3 की आय सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में विधि व्यवस्था का हो गया अंतिम संस्कार। लालू प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का अमित शाह पर हमला, अधिकतम डींगे न्यूनतम उपलब्धियां। जयराम रमेश ने अमित शाह को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, संवैधानिक दायित्व। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव से पहले बीजेपी को घेरा। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कपिल सिब्बल ने कर दिया है इसका ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के आंकड़ों में हेरफेर करने का केंद्र सरकार पर लगाया आरोप और कहा कि प्रतिदिन $3 की आय सम्मान के साथ जीने के लिए काफ़ी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि सरकार भले ही अत्यधिक गरीबी के 5.3% हो जाने का जश्न मना रही हो, लेकिन प्रतिदिन $3 यानी कि करीब ₹250 की आय सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार खुद को असहज करने वाले आंकड़ों को दरकिनार कर देती है। भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से एक दशक में तेजी से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई है। हालांकि विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर $3 आय प्रतिदिन कर दिया है। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार अत्यधिक गरीबी के गिरकर 5.3% हो जाने का जश्न मना रही है, लेकिन ये प्रतिदिन $3 यानी कि ₹250 की गरीबी रेखा पर आधारित है। और ये भूखमरी से बचने के लिए तो पर्याप्त हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, एक होता है पॉवर्टी और एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बचने के लिए ₹250 प्रतिदिन की जो आय है वो एक सम्मानित जीवन जीने के लिए काफ़ी नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में विधि व्यवस्था का हो गया अंतिम संस्कार। लालू प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बिहार के अपराध से संबंधित कई आंकड़े पेश कर नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश बताएं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। और बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयराम रमेश ने अमित शाह को घेरते हुए किया बड़ा हमला। कहा अधिकतम डींगे न्यूनतम उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कड़ा हमला बोला और उनके 11 वर्षीय कार्यकाल को अधिकतम डींगे न्यूनतम उपलब्धियां करार दिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और मणिपुर की हिंसा का हवाला देते हुए शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्री का यह दावा कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर में शांति स्थापित हो चुकी है तथ्यविहीन और वास्तविकता से दूर है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जिम्मेदार अब तक पकड़े नहीं गए हैं और कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यही आतंकी पूंछ और गगनगीर गुलमर्ग हमलों में भी शामिल रहे हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि मणिपुर अब भी हिंसा और अव्यवस्था की चपेट में है। राष्ट्रपति शासन विफल साबित हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है और आम जनजीवन असुरक्षा व पीड़ा से ग्रस्त है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शाह आतंकी हमलों में न्याय दिलाने या मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने में असफल रहे, फिर भी वो अपनी कथित उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, संवैधानिक दायित्व है। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर हमला बोलते हुए कहा है कि आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है और उसे सभी उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता कोई एहसान नहीं है बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। पार्टी ने खासतौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूचियों को सार्वजनिक करने की मांग की है और ताकि चुनाव प्रक्रिया में भरोसा बना रहे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे और इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है कि 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनावों के लिए मतदाता सूचियां कांग्रेस और अन्य दलों को समय पर दी गई थी और वो वेबसाइट पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि 22 मई को कांग्रेस सांसद के सामने ये स्थिति दोहराई गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करेंगे, कपिल सिब्बल ने कर दिया है इसका ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जज को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्होंने पिछले साल सांप्रदायिक बयान दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया और कहा कि जिस तरह से राज्यसभा सभापति ने शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर रुकवा दिया, उस तरह की चिट्ठी यशवंत वर्मा के मामले में क्यों नहीं लिखी गई। सिब्बल ने कहा कि इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री किरण रिजिजू जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटाना चाहते हैं और इसके लिए वो वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आती है तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे न्यायपालिका की आज़ादी को बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर किसी जज को पद से नहीं हटाया जा सकता। सरकार न्यायाधीश जांच अधिनियम की अनदेखी करना चाहती है और ये न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82 महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा और दागे 8 बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपोर्ट को साझा करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीधा हमला बोला। 8 सवालों की लिस्ट के साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा 37 बनाम 82 ये केवल आंकड़ों का फर्क नहीं बल्कि सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यदि मौतें इतनी अधिक थी तो सरकार ने क्यों छुपाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में भी इस विषय पर झूठ बोला गया। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि मृतकों के परिजनों को दी गई मुआवजा राशि नकद में क्यों दी गई, वो कैश कहां से आया और किस नियम के तहत वितरित किया गया। जिन लोगों को पैसा नहीं मिले उस नकदी का क्या हुआ। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नकदी वितरण से संबंधित आदेश और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी की घटिया पोर्टल सेवा से विद्यार्थी, अभ्यर्थी और लाभार्थी समेत हर वर्ग परेशान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। जहां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की नहीं बल्कि पोर्टल की सरकार चल रही है। ऐसा पोर्टल जिसका सर्वर हमेशा डाउन रहता है और जो ज़रूरत पड़ने पर कभी काम नहीं करता। इसके चलते विद्यार्थी, अभ्यर्थी और लाभार्थी समेत हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत की थी। इसका मकसद तमाम सरकारी विभागों व सेवाओं से लेकर पंचायतों तक को ऑनलाइन करके जनता को घर बैठे एक क्लिक पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना था, लेकिन बीजेपी ने इन ऑनलाइन सेवाओं का पूरा सिस्टम ही उल्टा कर डाला। ऑनलाइन काम करवाने के लिए भी लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक तरफ जहां सीईटी के आवेदन पर कॉलेज विश्वविद्यालयों में दाखिलों का दौर चल रहा है तो वहीं कई तरह के अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं और इसके लिए अभ्यर्थियों व विद्यार्थियों को तमाम दस्तावेज तैयार करवाने हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के दावों का किया समर्थन, सामना में लिखा मेकअप उतर गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के बाद शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक राक्षस अज्ञा वेताल प्रवेश कर गया है। ठाकरे खेमे ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग के भ्रष्ट गठजोड़ को उजागर किया है और इस वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं का मेकअप उतर गया है। दूसरों के दोष निकालने से पहले उन्हें अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए। अब उनका मेकअप पूरी तरह से उतर चुका है। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जब मोदी शाह
के हाथ में था तो उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलने दिया, लेकिन इस बार जनता ने राहुल गांधी को ताकत दी और वो विपक्ष के नेता बन गए। इसीलिए इन शिकायतों को आधार मानकर चुनाव आयोग को सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी शाह इसकी इजाज़त देंगे? तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग, रणदीप सुरजेवाला ने दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में आ जाएगा। रणदीप सुरजेवाला बहादुरगढ़ में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरएसएस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का महज डाटा मांगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 60 से 70 दिन के अंतराल में करीब 50 लाख वोटर बढ़ गए। रोजाना 1 लाख लोगों का वोटर बनना वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कोर्ट के आदेशों के बावजूद महाराष्ट्र सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने जंगे आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इस देश में भी गोडसे बनाम महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है जिसने भारत को बनाया और दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है जो जात धर्म क्षेत्रवाद के आधार पर पूरे देश को बांट रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का गंभीर आरोप, महाराष्ट्र और उड़ीसा में धांधली का दावा, राहुल गांधी को मिला एक और नेता का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते रहे हैं और भारत के चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर बार बार स्पष्टीकरण जारी कर रहा है और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा है कि चुनाव आयोग चुनाव में धांधली कर रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उड़ीसा में भी ये पिछले चुनाव में देखने को मिला है। कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये संस्था अब केंद्र सरकार की दासी बन गई है। वो भाजपा को अधिक समर्थन दिलाने के लिए सभी अवैध चीज़ें कर रहा है। राहुल गांधी ने जो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं वो वास्तव में चिंताजनक है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गवाए पिछले 11 साल, खड़गे का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पोस्ट पर कहा कि मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया, चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाह शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्य के हकों की अनदेखी हुई और संघीय ढांचे कमजोर हुए। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है और इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की न थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। राहुल गांधी बोले 2025 पर बात करना छोड़ 2047 के सपने बेच रही है सरकार। जी हां दोस्तों, भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सत्ता में 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार का पूरा ध्यान गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने को और सभी के लिए विकास करने पर है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है, ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल बराबर ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार है। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है।
उन्होंने कहा कि देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज ठाकरे के साथ गठबंधन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने दे दिया बड़ा बयान, हम किसी भी दल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह और गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली किसी भी दल का साथ देने को तैयार है। आदित्य ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच बढ़ती नज़दीकियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र के साथ लगातार अन्याय कर रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति या दल के साथ काम करने को तैयार हैं जो महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हित में काम करने को तैयार हो। बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी पार्टी महाराष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है उसे एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं, मोदी शाह से नहीं डरते, डीएमके सांसद ए राजा का बयान। जी हाँ दोस्तों, डीएमके सांसद ए राजा ने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि भगवा पार्टी कभी भी तमिलनाडु में अपने पैर नहीं जमा पाएगी। ए राजा ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के पास भाजपा की विचारधारा का मुकाबला करने के लिए द्रविड़ विचारधारा है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर थे और उन्होंने मदुरई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु की डीएम की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। सोमवार को चेन्नई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीएमके सांसद ने अमित शाह के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि गृह मंत्री ने झूठ बोला और डीएमके पर गलत आरोप लगाए। लोकसभा सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में कैसे आए, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध किया लेकिन उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी। हम अमित शाह और मोदी से नहीं डरते क्योंकि ये आम लोग हैं। उनकी विचारधारा हर जगह अतिक्रमण कर रही है और वो जीत रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं जीत सकते क्योंकि हमारे पास उनकी विचारधारा के मुकाबले में हमारी विचारधारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी के मीडिया से बात नहीं करने पर साधा निशाना, पूछा क्या अब भी सवाल जवाब रटने में समय लग रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मीडिया के सामने जाने से डरते हैं, उनमें प्रेस के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इतने सालों में वो कभी प्रेस से रूबरू नहीं हुए। कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनमें अपने पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्रियों की तरह प्रेस के सीधे सवालों का सामना करने का साहस नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से सर्वदलीय बैठक में पीएम के शामिल न होने पर रोष जताया गया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि कल हमने प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में 11 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार बिना पूर्व निर्धारित सवाल जवाब वाली अनस्क्रिप्टेड प्रेस वार्ता करने की खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि लेकिन आज सामने आए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्हें दोपहर 12 बजे प्रेस से बात करने के लिए भेजा गया ताकि इन्हें 11 वर्षों की उपलब्धियों का ढोल पीटा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब भी परहेज क्यों कर रहे हैं, क्या अब भी सवाल जवाब रटने में समय लग रहा है या फिर ऐसे अनुकूल चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो सवाल भी करें लेकिन पूरी आज्ञाकारी मुद्रा में, या फिर भारत मंडपम अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में है बड़ा घमासान, अंदरूनी लड़ाई में दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे मंत्री, अखिलेश यादव का आरोप। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि कौशाम्बी में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति अपने चरम पर है। उनके अनुसार दो उप मुख्यमंत्री आपस में सत्ता की लड़ाई में पाल जैसे समाजों को मोहरा बनाकर एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफ़ी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है। इसीलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन ने तैयारी की तेज। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में 12 जून को पटना में चौथी बैठक का किया ऐलान। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर राजनीतिक रूप से अहम बिहार के विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक 12 जून को पटना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे, जो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक भी हैं।
और ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के बाद की राजनीतिक दिशा को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत का फिर हमला, बोले सीएम भजनलाल सरकार के क्षेत्र में मचा है बिजली पानी को लेकर हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में व्याप्त बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर एक बार फिर भजनलाल सरकार पर तीखा सियासी हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी करने और केवल अपनी उपलब्धियों का बखान करने का आरोप लगाया। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को चैलेंज, बोले छिपाने के लिए कुछ नहीं तो मेरे सवालों का दे जवाब। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग जैसी धांधली का आरोप लगाया और राहुल गांधी के इस आरोप के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दावों को चुनाव आयोग ने बेतुका बताया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खंडित करते हुए कहा है कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर है बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक दल के नियुक्ति हजारों प्रतिनिधियों को भी बदनाम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव आयोग से कांग्रेस की ऐसी डिमांड, कोर्ट तक पहुंचा मामला। अब चुनाव आयोग ने हरियाणा महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है।